जो हमारी निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, जो कक्षा 7 की भूगोल की है, जिसके अंतर्गत हम आज देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, जिसमें चैप्टर नंबर 8 में क्या है, मानव पर्यावरण आनयन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपप्रयोग में प्रवेश, इसके बारे में हम आज देखने वाले हैं कि क्या क्या है इसमें चैप्टर नंबर 8 में। तो आइए शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 में क्या है, मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो इसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो देखते हैं कि रेणुका बहुत उत्साहित थी, मतलब कि रेणुका जो है वह बहुत उत्साहित थी कि उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में आए थे। मतलब कि वह किस लिए उत्साहित थी, क्योंकि उसके चाचा जी जो थे वह 4 महीने के बाद कहाँ आए थे, घर में आए थे। वह अन्य एक वन्य जीव फोटोग्राफर थे। कौन थे? उसके चाचा जो थे वह एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे, मतलब कि जो विभिन्न प्रकार के प्राणियों के, यानी कि पशुओं के या जीव जंतु के क्या करते थे, वह फ़ोटो खींचते थे। और वह बहुत छोटी सी उम्र में से रेणुका की रुचि वन्य जीव में, मतलब कि रेणुका जो थी वह जब छोटी थी उसी समय से उसकी रुचि वन्य जीव को एवं वनों को देखने के लिए बहुत उत्साहित थी। और चाचा उसके प्रकृति के संबंध पुस्तक हैं, मतलब उसके चाचा जो थे जो प्रकृति से संबंधित पुस्तक उसमें उसका परिचय देते थे या उसका परिचय कराया। और भूस्खलन एवं वहाँ पर रहने वाले, जो कि भूस्थल में रहने वाले एवं उनके लोगों की तस्वीर हमेशा आकर्षित करते थे, जैसे कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि। तो फिर इसमें रेणुका उन तस्वीरों को तुम बहुत ही विभिन्न लोगों को देख सकते हो, जिसमें विभिन्न प्रकार के यानी कि सभी लोग थे। इसमें से कुछ थे रेगिस्तान से थे, कुछ शुष्क रेगिस्तान से थे, कुछ बर्फीली प्रदेशों से और कुछ गर्म वनों वाले से थे। तो इस मुझसे यह कितना लगभग अलग थे, मतलब कि यह मुझसे कितना अलग थे। रेणुका ने कहा कि वह देश में यानी देखने के लिए भले ही अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा और मकान जैसी जीवन की मूलभूत आवश्यकता समान है। मतलब कि देखने में वो भला किसी भी तरीके से अलग हो, परंतु उनके लिए भोजन, कपड़ा और मकान एक ही है। तो इनकी ये सामानों की आवश्यकता तो सभी को एक समान ही होती है। उसी कारण चाचा ने कहा कि उसके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, मतलब कि उसके बच्चे भी उनकी तरह खेलते थे, झगड़ते थे और फिर समझौता कर लेते थे, गाते नाचते एवं घरेलू कार्यों में अपने चाचा की मदद करते थे। इस तरह से वह शुरुआती जीवन में प्रकृति को देखभाल करना सीख गई। कौन? रेणुका। तो फिर इसमें वे मछली पकड़ना, वनों को सामग्री से एकत्रित करना सीख गए। कौन सीख गए? रेणुका सीख गए उसी टाइम से। तो फिर अध्याय 8, 9 एवं 10 में विश्व की विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में सीखेंगे कि आने वाले चैप्टर। तो फिर हम देखते हैं, अब आप देखते हैं कि अमेज़न बेसिन में जीवन, मतलब अमेज़न में किस तरह से जीवन का व्यतीत होता है। अमेज़न बेसिन में विषय को जानने से पहले हम मानचित्र 8.2 में देख सकते हैं ध्यान से उष्णकटिबंधीय प्रदेश, जिसमें कि कर्क रेखा और मकर रेखा स्थित है। मतलब कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश जो है जिसमें कि दोनों ऋतु यानी कि दोनों रेखाएं होती है। कौन कौन सी रेखाएं? कर्क रेखाएं और मकर रेखाएं। और भूमध्य सागर में 10 डिग्री से उत्तर में, 10 डिग्री से दक्षिण के मध्य में कौन सी रेखाएं भूमध्य रेखा में प्रवेश करती हैं। अमेज़न नदी इसी प्रदेश में से होकर जाती है, मतलब कि अमेज़न वन है, अमेज़न से अमेज़न नदी भी बहती है, यानी कि प्रवेश होकर इसी से बहती है। ध्यान के परिचय में पर्वतों में से निकलकर वह अंध महासागर, मतलब कि अंध महासागर में के पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। तो फिर इसमें हम देख सकते हैं जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से बहती है, मतलब कि कोई नदी जो होती है वह किसी अन्य स्थान से होकर निकलती है, तो उस नदी का मुहाना कि यहाँ पर है ये नदी यहाँ कर आकर यहाँ पर चले जाए, तो इसका ये क्या हो गया? इसका मुहाना हो गया। इसका उत्पत्ति यहाँ से हुई, यहाँ से आते आते वो कहाँ यहाँ पर जाके गिर गई, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे मुहाना कहा जाता है।
अमेज़न नदी बहुत सारी सहायक नदी, मतलब कि अमेज़न नदी जो होती है उसकी बहुत ही सहायक नदी है जो आकर उसमें मिल जाती है, जाकर किसका, अमेज़न नदी का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप बेसिन के भागों में, ब्राज़ील के कुछ भागों में देखोगे, पेरू है के कुछ भागों में, जैसे कि बोलिविया है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है तथा वेनेजुएला के कुछ छोटे भाग में प्रवाहित होती है कौन, अमेज़न नदी, और फिर कुछ जाकर अनविशीन स्थान पर, उन स्थानों पर बना लेती है जिससे कि भूमध्य रेखा पहुंचती है, किससे, अमेज़न नदी। स्पेन में आकर अन्वेषकों के इस खोज के शीर्ष पर सुरक्षा कवर किसने, हैंड गियर ने, एवं पासपोर्ट, घास के स्थान, स्मार्ट स्थल को आदिवासियों ने उन आक्रमणों पर किया जिस पर आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य में अमेजॉन्स नामक महिलाओं से योद्धा आक्रामक समूह या याद दिला दी, और फिर यहाँ पर उसके नाम पर अमेज़न पड़ा। तो जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि अमेज़न का बेसिन कहाँ कहाँ पर होकर जाता है और फिर वह कहाँ जाकर मिल जाती हैं। तो इसकी छोटी बड़ी इसकी क्या होती है, इसकी सहायक नदी होती है जो कि जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है, जिसे हम अमेज़न विश्व का सबसे बड़ी नदी है। तो अब देखते हैं हम इसमें जलवायु क्या है। जलवायु क्या है, जैसा कि आप अमेज़न का जो बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास पर फैला है, मतलब कि अमेज़न जो है वह भूमध्य रेखा के आसपास फैला, जो पूरे वर्ष भर में यहाँ का गर्म नम जलवायु बहती रहती, मतलब कि जो अमेज़न के बेसिन है वहाँ पर हमेशा पूरे वर्ष भर कैसी की जलवायु रहती है, वहाँ गर्म या नम जलवायु रहती है। यहाँ पर आप मौसम में दिन एवं रात दोनों ही लगभग समान होते, मतलब कि जैसा दिन में होता है वैसे ही ठीक रात में भी दोनों एकदम समान होते और गर्म एवं आर्द्र होते हैं, जो शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। गर्म एवं आर्द्र होने के कारण शरीर में कैसी होती है, वह चिपचिपाहट से महसूस होती है। प्रवेश लगभग यानी कि इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, मतलब कि हर दिन वर्षा होती है बिना किसी पूर्व चेतावनी की, क्योंकि वहाँ पर घने वन इतनी अत्यधिक मात्रा में है कि जिसके कारण कि वहाँ मौसम के अनुसार ही दिन भर वर्षा कभी भी होने लगती हैं, क्योंकि वह तापमान उच्च एवं आर्द्रता उच्च होती है, क्योंकि वहाँ पर तापमान जो होता है वह अधिक होता है और वह इनकी आर्द्रता भी अति उच्च होती है। तो तापमान लगभग कम आने की तापमान जो होता है वह कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता जैसी की वैसी ही बनी रहती है। मतलब वहाँ का जो तापमान तो कम हो जाता है, परंतु वहाँ की जो आर्द्रता है वह हमेशा बनी ही रहती है, कि जिसकी वजह से वह बारिश होने की संभावना बन जाती है। तो अब देखते हैं कि वर्षावन के क्या होते हैं। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि कैसी होती है, वह सघन वन उग जाते हैं, मतलब कि इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने के कारण वहाँ पर सघन वन उग जाते हैं और इतने ही सघन होते हैं कि पत्तियाँ शाखा में छत में ही बन जाती हैं। मतलब कि ये वन इतने सघन होते हैं कि इनकी पत्तियाँ जो होती वह शाखा में ही बन जाती है, जिसके कारण सूर्य जो होता हुआ धरातल के पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वन इतने सघन घने होने के कारण उनकी सघन तक फैले होते हैं, जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश जो होता है वह ज़मीन पर नहीं पहुंच पाता है। और तो हम इसमें देखेंगे प्रकाश भूरिता आने की रहित एवं नम होती है, जो केवल एक वनस्पति पर नम होने के कारण वहाँ पर केवल एक ही वनस्पति पनप पाती है। जैसे कि छाया बढ़ने पर क्षमता होती है वन्यजीव परजीवी पौधे के रूप में यहाँ पर कौन सा, आर्कियड एवं ब्रोमेलिया पैदा होते हैं। ब्रोमीलाइड यहाँ पर आर्किड और ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं, जो कि वर्षा वन में जीव प्राणी प्रचुर मात्रा में, जैसे कि टूकन है, गुंजन पक्षी है, रंगीन पक्षी यानी वाले पक्षी यहाँ पर भोजन के लिए बड़े जीव, जैसे कि इसमें देख सकते हैं बड़े जीव जो कि टूकन जो कि अत्यधिक लंबी चोंच होने के कारण यहाँ पर वह पक्षी भारत में पाए जाते हैं। जैसे कि इस प्रकार के पक्षी कहाँ पर मिलेंगे, इस प्रकार के पक्षी भारत में भी मिलेंगे। तो भिन्न पाए जाते हैं प्राणियों में, जैसे कि बंदर है, स्लॉथ है, चींटी खाने वाले टैपूर यहाँ भी पाए जाते हैं। सांप एवं सर्प की विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। मगर है, सांप है, अजगर है, एनाकोंडा है एवं बोआ की कुछ प्रजातियाँ भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तथा इसमें हम अतिरिक्त कीड़े मकोड़े के बेशी भी निवास करते हैं। मांस खाने वाले पिरायन, मत्स्य और समेत
मछलियाँ भी विभिन्न प्रकार की प्रजाति यहाँ पर अमेज़न नदी पर पाई जाती है। इस प्रकार के जीवों में विविधता की दृष्टि से बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध होती है, क्योंकि इस प्रकार के जीव अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। वर्षायन निवास के निवासी, मतलब कि वर्षायन निवास के निवासी क्या है, यहाँ के लोग छोटे क्षेत्र एवं कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं और पशु का शिकार करते हैं और नदी में से क्या करते हैं, मछली को पकड़ते हैं, जिससे कि उनकी जीवन प्रक्रिया चलते रहती है। कुछ टीवी चैनल पर विभिन्न प्रकार के यानी कि जीवन की वृत्ता चित्र को प्रसारित करते हैं। इन्हें देखने के लिए जानकारी की सहपाठियों तक बताइए कि इस प्रकार की जानकारी हमको मिलती है। तो फिर इसमें देखते हैं, महिलाएं फसलों को ध्यान में रखते हुए मुख्यतः ट्रेपियोका, अनानास, शकरकंद आदि फसलें उगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मछली शिकार करना अनिश्चित होता है। मतलब मछली और शिकार करना भी अनिश्चित यानी कि बाधित कर दिया गया है। ऐसे में महिलाएं अपने ही उगाई गई शाक सब्जियों, परिवार कल्याण पोषण के लिए वह है वर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इनकी मुख्य आहार पेन्योइक एवं पीहू कसावा भी कहते हैं। यह इस आलू और ज़मीन पर भी पैदा किए जाते हैं। आलूओं को कहाँ पर, ज़मीन पर पैदा किए जाते हैं। चींटियों की रानी को अंडकोश खाते हैं, मतलब चींटियों की रानी एवं अंडकोश खाते हैं। और काफ़ी मक्का, इसमें क्या यहाँ पर क्या, कॉफ़ी है, मक्का है, जैसे कोको नगद फसल भी उगाई जाती है। तो फिर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों की लकड़ी प्रदान करते हैं। मतलब कि यहाँ पर अत्यधिक कैसे होते हैं, यहाँ वर्षावन होते हैं, जिसके कारण घरों की लकड़ियाँ वहाँ लाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। कुछ परिवार, जैसे कि इसमें कुछ परिवार जो होते हैं मधुमक्खी को छत्ते का पालन करते हैं, जो कि आकार में छप्पर के घरों में रहते हैं। जबकि कुछ लोग अलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे कि घरों में घेरते हैं, जिसकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। फिर इसमें अमेज़न बेसिन के लोग, मतलब कि अमेज़न बेसिन के लोग कैसे रहते हैं, तो यहाँ पर लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल गया। मतलब कि समय जैसा बीतता गया, ठीक उसी प्रकार यहाँ के लोगों का जीवन भी बीतता गया, बदलता गया। पुराने समय में वन अंदर आने पहुँचने वाले नदी मार्ग में एकत्रित उपाय है 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग, जिसमें कि बनने के बाद वर्षा का यहाँ पर अनेक भागों तक पहुँचना संभव होगा। मतलब कि अमेज़न बेसिन में जैसे ही रास्ता बनने के कारण वहाँ पर पहुँचना बहुत ही आसान होगा। जैसे कि अनेक स्थानों पर पहुँचना, जैसे किस तरह से पहुँचा जा सकता है, इसमें हवाई जहाज़ तथा हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है, जिसमें कि फलस्वरूप यहाँ पर मूल आबादी का क्षेत्र भी बाहर निकलकर नए वसना यानी कि वसना पड़ा, जहाँ पर पौराणिक तरीके से खेती की जाती। मतलब कि पुराने तरीके से खेती करते थे। किसी भी विकास के गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो गए। मतलब कि जिस तरह से यह विकास की गतिविधि है यहाँ पर उत्पन्न होने लगी, तो वहाँ पर जैविक विविधता वर्षावन कैसे होने लगे, वह धीरे धीरे करके वह नष्ट होने लगे। नष्ट होने के कारण क्या था, नष्ट होने के कारण मनुष्य था, जिसकी वजह से वह वन धीरे धीरे नष्ट हो गए। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन वर्षावन से बड़ा लुप्त हो गया। मतलब कि इसी अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पर वर्षा वनों का लुप्त होने के कारण, क्योंकि यहाँ पर वर्षा वनों को धीरे धीरे करके वह काटा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों में लुप्त होने पर व्यापक, मतलब जी वर्षा वन जैसे लुप्त होते गए तो वहाँ पर व्यापक प्रभाव पड़ने लगा। तो फिर इसमें आप इस तरह से यह संघन वन है बंजर भूमि में बदल गई। मतलब कि ये धीरे धीरे वनों को काटने के कारण वहाँ की भूमि कैसी हो गई, वहाँ की भूमि बंजर होने लगी। तो जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो फिर इसमें हम देखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन, मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन का जीवन किस तरह से है। गंगा एवं तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ महाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री से उत्तर एवं 30 डिग्री से उत्तर अक्षांश के मध्य में स्थित है। जैसे कि इसमें घाघरा है, सोन है, चंबल है, गंडक है, कोसी है, जैसी गंगा नदी इसमें सहायक एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ प्रवाहित होती है। जैसे कि एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के माध्यम से आप नाम ढूंढकर उनकी प्रमुख नदियों के बारे में बतला सकते हो। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वतीय प्रदेश में हिमालय से गिरकर वह गिरपात से आकर गिरती है, तो वह फिर जाकर कहाँ, सुंदरबन डेल्टा में वह नदी प्रवाहित हो जाती है। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि
ये हुई गंगा नदी बेसिन, इस गंगा की दाएं ओर बहने वाली नदी है और बाएं ओर से आकर प्रवाहित होने वाली नदी है। ठीक इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी है, इसमें आकर सीधे सुंदरबन डेल्टा में गिर जाते हैं। तो इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। फिर देखते हैं हम इसमें इसका बेसिन विशेषताएं मैदानी क्षेत्र में कैसी होती है, चप झील पाई जाती है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। मैदानी प्रदेश में कैसी होती है, अनेक झील चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ जलवायु मुख्यतः कैसी होती है, यहाँ की जलवायु मुख्यतः कैसी होती है, मानसूनी होती है। सेकंड पॉइंट हो गया। मानसून के मध्य में जून सितंबर पर वर्षा होती है। ये थर्ड पॉइंट हो गया। मानसून के जो होते हैं वहाँ पर मध्य सितंबर में होती है। और फोर्थ पॉइंट हो गया इसमें ग्रीष्म ऋतु में वर्षा, ऋतु में ठंड होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंडी होती है। फोर्थ पॉइंट हो गया। भारत बेसिन मानचित्र में गंगा ब्रह्मपुत्र के बारे में बतलाया गया है। बेसिन में विभिन्न प्रकार के स्थलगत होते हैं, जिसकी जनसंख्या के कारण वितरण में पर्यावरण की इसका प्रमुख भूमिका निभाती है। किसके कारण, जनसंख्या के कारण पर्यावरण जो होती है वह है इसका प्रमुख भूमिका निभाती है। तो इसमें हम देखेंगे कि फिर ढील ढाल वाले पर्वतीय प्रदेश बेसिन प्रतिकूल अंतः ब्रह्मपुत्र बेसिन पर्वतीय क्षेत्र में यहाँ पर लोग रहते हैं, जो कि मानव का इसमें प्रवास है, जिसके कारण मैदानी क्षेत्र में उपयुक्त होती है। यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कैसा है, अधिक है। मिट्टी उपजाऊ है, जिन स्थानों पर उगने फसल उगने के लिए समतल होती है, भूमिका होती है। यहाँ पर मुख्यतः कृषि व्यवसाय है और यहाँ पर ध्यान देने के लिए मुख्य फसल है, चूँकि वह खेती के लिए उपयुक्त होती है, उगाई जाती है। अधिक वर्षा होती है यहाँ पर। फिर आप देखेंगे कि उगाई जाने वाली फसल कौन सी है, गेहूँ है, मक्का है, ज्वार है, चना, बाजरा, गन्ना, जूट है जैसी नकदी फसल भी उगाई जाती है। मैदानी क्षेत्रों के कुछ भागों में फिर केले भी देखे जा सकते हैं। और पश्चिम बंगाल, आसाम में किसकी खेती की जाती है, यहाँ पर चाय के बागान मिलते हैं। बिहार आसाम के कुछ भागों में सिल्क कीड़ों का संवर्धन, सिल्क मतलब कि रेशम की खेती की जाती है। मंद ढलान वाले पर्वतीय यानी कि जो नीचे ढलान वाले पर्वतीय क्षेत्र की पहाड़ियों में वेदिकाएँ फसलें उगाई जाती हैं, मतलब कि वेदिकाओं के द्वारा बनाई गई फसलों को उगाया जाता है। जैसे ढलान वाले क्षेत्रों में फसल उगाते हैं जिसमें वो पानी वहाँ रुकता नहीं, इस प्रकार की फसलों का वहाँ पर उगाया जाता है। विभिन्न भू आकृति के अनुसार वनस्पति विभिन्नता में पाई जाती है, मतलब इसकी आकृति भी में विभिन्नता होने के कारण यहाँ पर विभिन्न तरह की वनस्पति पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में जैसे कि सागवान है, साकू है, पीपल है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती पेड़ पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी भागों में घास घने पाए जाते हैं, झुरमुट पाए जाते हैं, मतलब कि बहुत सघनता होने के कारण इसमें झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन, डेल्टा क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन, जैसे कि उत्तराखंड है, सिक्किम है एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु तीव्र ढाल वाले क्षेत्र में यहाँ पर चीड़ है, देवदार है एवं शंकुधारी पेड़ उगाए जाते हैं। कहाँ पर, जो कि उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसमें हम बांस और सिल्क के हस्तशिल्प एकत्रित करने पर अपनी कक्षा में सजाए गए स्थानों के बारे में इसका निर्माण बताएगा। जैसे कि आप धान की खेती, धान का पौधा की रोपाई करना, फिर इसमें आसाम में चाय के बागान, चाय की पत्तियों को तोड़ना। तो इस तरह से हम इनके बारे में देख सकते हैं। फिर बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्यजीव प्राणी, यहाँ पर तो विभिन्न प्रकार के वन्यजीव प्राणी हैं, जैसे कि हाथी है, बाघ है, हिरण है, बंदर आदि सामान्य रूप में पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा है ब्रह्मपुत्र मैदानी भाग क्षेत्र में पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, घड़ियाल पाए जाते हैं और नदी, झील इत्यादि इसमें बंगाल की खाड़ी प्रचुर मात्रा में पाए जाती है। रोहू है, कतला है, ये मछलियाँ की भी ये प्रजाति, हिल्सा, ये 3-4 प्रकार की मछलियाँ यहाँ पर लोकप्रिय प्रजाति हैं। मछली चावल क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार, मतलब कि मछली जो होती है वह है चावल प्रदेश का रहने वाले लोगों का यह मुख्य आहार, मतलब उनका मुख्य भोजन है। वेदिका निर्माण वाले ढलानों वाली, जिसमें कि आप वेदिका निर्माण वाली इस ढलानों वाले क्षेत्र में हम इस प्रकार की फसलों का उपयोग यानी कि उगाए जाते हैं। मगर है और फिर एक सींग वाला गैंडा है और फिर यहाँ पर वेदिका कृषि किस तरह से की जाती है इसके बारे में बतलाया गया है। गंगा ब्रह्मपुत्र के अन्य प्रकार की डॉल्फिन के, जिसे कि स्थानीय भाषा में से सुसुक है। डॉल्फिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं,
सुसु सुसु के नाम अथवा अंधी डॉल्फिन भी कहा जाता है। सुसु उपस्थित जल प्रकार की शुद्धता का पता चलता है। रसायन अत्यधिक मात्रा में गैस उपयोग यानी कि इसमें शहरी गंदगी प्रजाति को नष्ट कर देते हैं। वेदिका जीवन के साधनों में से मछुआरे जैसे विहार मतवाली मौन गांव में रहता है। आज भी यह प्रसन्न व्यक्ति था। मछलियों में विभिन्न प्रकार की प्रजाति पालने के लिए रविंद्र किशोर राजीव तथा अन्य प्रकार के मौन चापचीप जो साप झील में इसमें दर्शाते। उगने वाली फसल में वैशिका हार जाल है। मछलियाँ का भोजन बनाते हैं। मछलियाँ झील के आसपास या भूमि उपजाऊ होती है जिस पर जमीन बेसिन धान मक्का एवं दलहनी जैसी फसलों की खेती यानी बोता था और खेत के लिए जुताई के लिए भैंसों का उपयोग करता था। और वह इस प्रकार की खेती के लिए किसका भैंसों का उपयोग करता था। तो फिर इसमें हम देख सकते हैं कि इनके बारे में पकड़ने के लिए खाने बेचने काफ़ी मछलियाँ होती थी जिन्हें पकड़कर वह आसपास के शहरों में बेचता था और वह समुदाय के साथ समझौता बनाकर रहता था और वह अपने शहरों में इस प्रकार के प्रदूषण नहीं झील पर नहीं पहुँचता था जिसमें कि मत्स्य खेती के लिए वह सर्वाधिक करता था। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी भागों में कई बड़े शहर कस्बे स्थित है। इलाहाबाद कानपुर वाराणसी लखनऊ पटना कोलकाता जैसी 10 लाख से अधिक आबादी वाले गंगा शहर के तट पर स्थित है। शहरों में उद्योग नदी बहकर आकर वह नदी में अपना यानी कि जिससे कि नदी प्रदूषित होती है जो कि शहरों से बहुत गंदा पानी आने के कारण वह नदी में मिल जाता है जिसके कारण कि नदी कैसी हो जाती है बहुत ही प्रदूषित हो जाती है। विषय नहीं आता है सुविकसित तंत्र में उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन यातायात में 4 मार्ग में सुविकसित और इसके इलाकों में जलमार्ग सड़क मार्ग रेल मार्ग स्थानीय एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का रास्ता होता है। नदी के तट पर जलमार्ग की सहायता से प्रभावशाली माध्यम से जैसे कि कोलकाता का हुगली नदी स्थित महत्वपूर्ण पत्तन है मतलब कि बंदरगाह है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई जहाज पत्तन भी स्थित हैं। पर्यटन बेसिन में एक महत्वपूर्ण क्रिया आगरा यमुना के किनारे में ताजमहल इलाहाबाद गंगा नदी यमुना नदी के तट में उत्तर प्रदेश में बिहार पशु बौद्ध स्तूप लखनऊ इमामबाड़ा आसाम या काजीरंगा मानस या इस प्रकार के आभवन वन अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न प्रकार के जनजाति सांस्कृतिक जैसे कई इसमें अनेक दर्शनीय स्थल भी है जिसे देखने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कुछ अभ्यास प्रश्न के बारे में। उस यानी कि उपमहाद्वीप का नाम बताए जो कि अमेज़न बेसिन में है। कौन सा महाद्वीप है इसमें हमको कौन सा महाद्वीप मिलेगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अमेज़न बेसिन के लोग की फसल उगाते थे। अमेज़न के वर्षावन कौन सा पक्षी जैसे कि विभिन्न प्रकार के यहाँ सर पाए जाते हैं गैंडा है एनाकोंडा है और फिर इसके बाद आप मगरमच्छ को भी देख सकते हैं। और फिर इसमें गंगा नदी के तट में कौन सा प्रमुख शहर है वाराणसी। और एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं यह मुख्यतः है आसाम और कई तरह के यानी कि बहुत सी जगह में ये पाए जाते हैं। टोकन क्या है टोकन एक पक्षी है। और फिर मैनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है मैनियाक आप देखेंगे तो अमेज़न का। कोलकाता किस नदी के तट पर है कोलकाता हुगली नदी के तट पर है। देवदार एवं फर किसके प्रहार हैं यह पर्णपाती है शंकुधारी है या श्रूप है। तो हो सकता है कि ये पर्णपाती के अंतर्गत ही आएगा। बंगाल टाइगर कहाँ पर है बंगाल टाइगर हमको मिलेगा कहाँ पर डेल्टा प्रदेश में। इसमें दिया गया है कि फिर सूती कपड़े मलोका पियाना रेशम कीट काजीरंगा। काजीरंगा क्या है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर मिलेगा आसाम में। सूती कपड़े कहाँ पर मिलेंगे सूती कपड़े मलोक्का क्या है मलोक्का एक वेदिका कृषि है। और फिर रेशम कीट में कीट पालक का। और फिर क्या है सॉरी ये वेदिका नहीं ये मलोक्का आपको ढाली छत पर मिलेगी कहाँ पर ढाली छत पर। और फिर और कौन सा बचा सूती कपड़े के बाद में देखेंगे सूती कपड़े वाराणसी होना। फिर कारण बताइए लुप्त वर्षावन क्या होते हैं मतलब कि जहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है यानी
लुप्त माने वर्षा वन लुप्त हो रहा है, क्योंकि वह उनको धीरे धीरे करके काटा जा रहा है, जिसके कारण कि वह वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी के धान की कृषि होती है, क्योंकि वहाँ पर डेल्टाई प्रदेश होने के कारण वहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जब संगम होता है तो वहाँ पर डेल्टाई प्रदेश पाया जाता है, मतलब डेल्टा एकत्रित हो जाए, जिसके कारण कि वहाँ की भूमि कैसी होती है, उपजाऊ होती है। वहाँ पर खेती यानी धान की खेती आसानी से की जा सकती है। जैसे कि इसमें मानचित्र में गंगा ब्रह्मपुत्र के बारे में दर्शाया गया है, जैसे कि इसमें आओ करके इसी की दीवार में चिपका है भूतट, समुद्री तटें और वन्यजीव ऐतिहासिक स्थलों के बारे में दर्शाया गया है। जैसे कि इसमें क्रियाकलाप में भी आप देख सकते हैं कि आवश्यक सामग्री का विनाश, यानी कि 3 छोटे गमले डिब्बा पर पेयजल को, डिब्बा है तली के छेद में किया है और एक डब्बे पर चिपकने के लिए कार्य करेंगे 12 सिक्के पर, इस प्रकार से इनको दर्शाया गया है। तो दोस्तों आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसके, जिसके साथ कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर मिलेंगे हम आने वाले नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर हमारा कौन सा है, चैप्टर नंबर 9 बचा है, जिसको हम अगले क्लास में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।